नई उम्मीदें, नए सपने और एक नई शुरुआत, क्योंकि हर सुबह लेकर आती है अवसर अपार और इसीलिए हम भी आपके लिए लेकर आते हैं हर सुबह आपका पसंदीदा शो नया सवेरा। जी हाँ, नया सवेरा में जहां हम बात करेंगे नए भारत की, प्रेस रिपोर्ट्स की, आत्मनिर्भर होते भारत की, साथ ही आर्थिक विकास की झलक भी दिखाएंगे आपको, और खेल जगत में क्या कुछ हुआ है और कैसे रहेगी आपकी सेहत फिट। साथ ही साथ तकनीक की दुनिया में भी आपको लिए चलेंगे और नजर डालेंगे वर्ल्ड वॉच पर भी, यानी कि वो हर बात जो आपके दिन को बनाएगी बेहद ही खास। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं संध्या शर्मा और मेरे साथ है मेरी सहयोगी कृतिका भारद्वाज। तो आइए नया सवेरा की कर लेते हैं शुरुआत हेडलाइंस के साथ। गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर आज राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू करेंगी राष्ट्र को संबोधित। शाम 7 बजे दूरदर्शन और आकाशवाणी के सभी चैनलों पर राष्ट्रपति के संबोधन का प्रसारण। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे मन की बात कार्यक्रम में देश और विदेश के लोगों के साथ अपने विचार करेंगे साझा। ये मासिक कार्यक्रम का होगा 130वां संस्करण। सोलहवां राष्ट्रीय मतदाता दिवस आज। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू निर्वाचन आयोग द्वारा आयोजित कार्यक्रम को करेंगी संबोधित। इस वर्ष का विषय मेरा भारत मेरा वोट। चीन के साथ प्रस्तावित व्यापार समझौते पर कनाडा को डोनाल्ड ट्रंप की चेतावनी। अमेरिकी राष्ट्रपति ने दी 100% टैरिफ लगाने की धमकी। कहा ड्रैगन कनाडा को कर देगा पूरी तरह से तबाह। और खेल की खबरों में न्यूजीलैंड के खिलाफ T20 सीरीज जीतने पर टीम इंडिया की नजर। गुवाहाटी में आज भारत और न्यूजीलैंड के बीच तीसरा T20 मैच। 5 मैचों की सीरीज में भारत 2-0 से है आगे। तो आइए नया सवेरा के विस्तार से शुरुआत करते हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। ये इस मासिक रेडियो कार्यक्रम की 130वीं कड़ी होगी। कार्यक्रम आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क, AIR न्यूज वेबसाइट और न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर प्रसारित किया जाएगा। इसके साथ ही इस कार्यक्रम का सीधा प्रसारण आकाशवाणी समाचार, दूरदर्शन समाचार और प्रधानमंत्री कार्यालय एवं सूचना और प्रसारण मंत्रालय के YouTube चैनलों से भी किया जाएगा। आकाशवाणी से हिंदी प्रसारण के तुरंत बाद कार्यक्रम का क्षेत्रीय भाषाओं में भी प्रसारण होगा। तो हर महीने के अंतिम रविवार को हर किसी को इंतजार रहता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात का। और अब आज जब 11 बजे प्रधानमंत्री का ये संबोधन होगा तो देखना होगा कि किन किन मुद्दों को प्रधानमंत्री अपने इस संबोधन में शामिल करते हैं। वहीं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 77वें गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर आज राष्ट्र को संबोधित करेंगी। ये संबोधन आकाशवाणी के पूरे राष्ट्रीय नेटवर्क पर शाम 7 बजे से प्रसारित किया जाएगा और दूरदर्शन के सभी चैनलों पर पहले हिंदी में और फिर अंग्रेजी में इसे प्रसारित किया जाएगा। और वहीं दूरदर्शन पर हिंदी और अंग्रेजी में संबोधन के प्रसारण के बाद दूरदर्शन के सभी क्षेत्रीय चैनलों द्वारा क्षेत्रीय भाषाओं में भी इसका प्रसारण किया जाएगा। इसके साथ ही आकाशवाणी अपने क्षेत्रीय नेटवर्कों पर रात 9:30 बजे से क्षेत्रीय भाषाओं में इसका प्रसारण करेगी। वहीं गणतंत्र दिवस के अवसर पर देश भर की इमारतें इस वक्त तिरंगे के रंगों में रंगी हुई नजर आ रही। जी हाँ, दिल्ली, मुंबई से लेकर जम्मू कश्मीर और असम तक गणतंत्र दिवस की रौनक इस समय देखी जा रही है और ये सुंदर तस्वीर इस समय आपको भी दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर आप देख रहे हैं दिल्ली के इंडिया गेट की, जहां इंडिया गेट इस समय 3 रंगों में रंगा हुआ नजर आ रहा है, जो कि अपनी खूबसूरती को और चौगुना बढ़ा रहा है। दूसरी तस्वीर आप देख रहे हैं मुंबई की, तीसरी तस्वीर आप देख रहे हैं रियासी की और चौथी तस्वीर गुवाहाटी की। तो किस तरीके से गणतंत्र दिवस के रंगों में इस समय पूरा देश रंगा हुआ है और अलग अलग जगह से ये बेहतरीन और खूबसूरत तस्वीरें भी हम आपके समक्ष पेश कर रहे हैं। और इसके साथ ही गणतंत्र दिवस के मद्देनजर देश भर में सुरक्षा एजेंसियां भी पूरी तरह से अलर्ट मोड पर हैं। राजधानी दिल्ली सहित सभी प्रमुख शहरों, संवेदनशील इलाकों और अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं पर चौकसी को बढ़ा दिया गया है। किसी भी संभावित अप्रिय घटना से निपटने के लिए केंद्रीय और राज्य सुरक्षा एजेंसियों को समन्वय के साथ कड़ी निगरानी रखने के निर्देश भी जारी किए गए हैं।
इसके साथ ही दिल्ली एनसीआर में गणतंत्र दिवस से पहले सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत किया गया है। प्रमुख सड़कें, बाजार और सार्वजनिक स्थलों पर पुलिस द्वारा सघन जांच अभियान चला करके वाहनों की सख्ती से चेकिंग की जा रही है। तो वहीं संदिग्ध गतिविधियों पर भी सीधी नजर के लिए अतिरिक्त बल तैनात किया गया है। इसके साथ ही पूर्वोत्तर राज्य में भी सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। वहीं असम की राजधानी गुवाहाटी में गणतंत्र दिवस से पहले रेलवे स्टेशन पर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था लागू की गई है। यात्रियों के सामान की जांच के साथ साथ स्टेशन परिसर में पुलिस और सुरक्षा बल लगातार गश्त कर रहे हैं ताकि गणतंत्र दिवस का पर्व देश भर में शांतिपूर्ण और सुरक्षित माहौल के बीच मनाया जा सके। और इस बार का गणतंत्र दिवस बेहद ही खास है क्योंकि गणतंत्र दिवस पर दूरदर्शन अपने ओटीटी प्लेटफॉर्म वेव्स पर गणतंत्र परेड की लाइव स्ट्रीमिंग 4K रेजोल्यूशन से करेगा। जी हां, सूचना और प्रसारण मंत्रालय के सचिव संजय जाजू ने दूरदर्शन के कंट्रोल रूम तैयारियों का जायजा लिया। आइए आपको दिखाते हैं हमारे संवाददाता विशाल बेरिस्टो की ये खास रिपोर्ट। 77वें गणतंत्र दिवस की सुनहरी सुबह में कर्तव्य पथ पर भारत की आत्मनिर्भर सैन्य ताकत का शानदार प्रदर्शन और सांस्कृतिक विरासत की रंग बिरंगी झांकी देखने को मिलेगी। हर बार की तरह इस बार भी घर बैठे दर्शक इस ऐतिहासिक परेड को हाई रेजोल्यूशन में देख सकेंगे। इस बार डीडी अपने ओटीटी प्लेटफॉर्म वेब्स पर गणतंत्र दिवस परेड की पूरी कवरेज को 4K रेजोल्यूशन में स्ट्रीम कर रहा है। इसके लिए दूरदर्शन की टीम ने विशेष तैयारी की है। सूचना और प्रसारण सचिव संजय जाजू ने इस तैयारी का जायजा लिया। इस मौके पर दूरदर्शन के महानिदेशक भी मौजूद रहे। दूरदर्शन के बहुत व्यापक इंतजाम इस बार हुए हैं रिपब्लिक डे के सेलिब्रेशंस को देश भर तक पहुंचाने के लिए। यहीं से पूरा एक सिंगल फीड हमारे देश भर की सारी चैनल्स को, सारे OTTs को जाता है। उसी के अरेंजमेंट्स आज मैं रिव्यू करने के लिए यहाँ पर मौजूद हुआ हूँ। बहुत बड़ा हमारा स्टाफ पूरे इस काम को मुस्तैदी से करने के लिए तैयार है। लगभग 50 कैमराज हर जगह पे लगाए हुए हैं ताकि प्रसारण और करीबी तौर से देखा जा सके। इसके अलावा 4K का प्रसारण रहेगा और ये पूरा प्रसारण हमारे OTT चैनल वेव्स के ऊपर भी चलेगा। तो सारे अरेंजमेंट्स बहुत अच्छे चल रहे हैं। मौसम भी बहुत साफ है, तो मुझे पूरा उम्मीद है कि इस बार हमारा प्रसारण उच्च कोटि का रहेगा। गणतंत्र दिवस की पूरी परेड हाई क्वालिटी में दिखे, इसके लिए कर्तव्य पथ पर 4K रेजोल्यूशन वाली 2 OB वैन तैनात की गई हैं। राष्ट्रपति भवन से लेके और कर्तव्य पथ और वॉर मेमोरियल तीनों जगह हमारी 4K सेटअप लगा है और हम लेटेस्ट 4K कवरेज से पूरा कवर कर रहे हैं। अराउंड 52 कैमराज हमारे ऑल ओवर द प्लेस लगे हुए हैं जो हमारे दर्शकों को हर जगह का पूरा शॉट दिखाएंगे, हर कवरेज दिखाएंगे। राष्ट्रपति भवन से लेकर कर्तव्य पथ तक हर एंगल को कवर करने के लिए दूरदर्शन ने 50 से ज्यादा कैमरे लगाए हैं। यहाँ जो भी परेड सामने से आएगी उनके शॉट्स बनाना है, उनके लॉन्ग शॉट्स बनाना है उनके। तो यहाँ बड़ा अहम रोल होता है। यहाँ तमाम VIP सामने बैठते हैं, PM यहाँ से निकलेंगे, पूरा सेना की टुकड़ियां यहाँ से निकलेंगी, तो उनके हमको शॉट्स देना है यहाँ से। करीब 50 कैमरामैन इधर ड्यूटी पे लगे हुए हैं। मैं खास करके इस सीसर क्रेन में मेरा ड्यूटी है। ये करीब 40 से 50 फीट तक ऊपर जा सकते हैं। यहाँ से कर्तव्य पथ का जो जाइजेंटिक जो व्यू है वो इस क्रेन से हम लोग दे रहे हैं। टोटल कंटिजेंट का पासिंग आउट परेड सब यहीं से, जो लॉन्ग शॉट जो है मैग्निफिकेशन शॉट इससे मिलता है। गणतंत्र दिवस से पहले दिल्ली का मौसम भी बदला हुआ है। बारिश जैसी स्थिति बनने पर लाइव स्ट्रीमिंग के लिए बैकअप भी तैयार किया गया है। पूरा इंटायर कवरेज करने के लिए भी हम लोग जनरली 3 सेटअप लगाते हैं और उन तीनों सेटअप को आपस में कनेक्ट करना होता है। 50+ कैमरे लगते हैं, तो उन सबको इंटीग्रेट करके हमें ये कवरेज देना होता है। और फिर ऊपर से जो आप लोग को पता ही कि रिहर्सल के टाइम में कितनी बारिश हुई, उसको भी हमने ध्यान में रखते हुए हमने कंटीजेंसी अरेंजमेंट किए हैं। दूरदर्शन न्यूज पब्लिक ब्रॉडकास्टर है जो हर साल गणतंत्र दिवस के कार्यक्रम का लाइव प्रसारण करता रहा है। गुजरे सालों की तरह ही इस साल भी पूरा देश घर बैठे गणतंत्र दिवस की परेड देख पाएगा। राष्ट्रपति भवन से लेकर कर्तव्य पथ तक 50 से ज्यादा कैमरे चप्पे चप्पे पर तैनात हैं। दूरदर्शन के लोग दिन रात मेहनत कर रहे हैं और खराब मौसम के बावजूद पूरी कोशिश है ताकि आप तक पहुंच सके गणतंत्र दिवस का
शानदार प्रसारण। कैमरामैन उत्तम के साथ मैं विशाल बरिस्टो, टीडी न्यूज, दिल्ली। और अब बात भारत EU संबंधों की। यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष एंटोनियो लुइस सैंटोस दा कोस्टा आज से भारत की यात्रा पर रहेंगे, तो वहीं यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेyen भी भारत दौरे पर हैं। अपने भारत प्रवास के दौरान वो 77वें गणतंत्र दिवस समारोह में बतौर मुख्य अतिथि शामिल होंगे। साथ ही दोनों नेता 27 जनवरी को होने वाले 16वें भारत यूरोपीय संघ शिखर सम्मेलन की सह अध्यक्षता भी करेंगे। आपको बता दें कि 77वें गणतंत्र दिवस और 16वें भारत यूरोपीय संघ शिखर सम्मेलन में यूरोपीय संघ के नेताओं की मुख्य अतिथि के रूप में भागीदारी से भारत यूरोपीय संघ रणनीतिक साझेदारी और भी गहरी होगी। साथ ही पारस्परिक हित के प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में सहयोग को भी बढ़ावा मिलेगा। भारत यूरोपीय संघ शिखर सम्मेलन के साथ साथ एक भारत यूरोपीय संघ व्यापार मंच का आयोजन भी होने की उम्मीद है। इस यात्रा के दौरान दोनों नेता राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात भी करेंगे और साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता भी करेंगे। आपको ये भी बता दें कि भारत और यूरोपीय संघ साल 2004 से रणनीतिक साझेदार हैं। 15वां भारत यूरोपीय संघ शिखर सम्मेलन 15 जुलाई 2020 को वर्चुअल माध्यम से आयोजित किया गया था। विशेषकर फरवरी 2025 में यूरोपीय संघ के आयुक्तों के ऐतिहासिक भारत दौरे के बाद द्विपक्षीय संबंध कई क्षेत्रों में विस्तारित और गहन हुए हैं। और चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं FTA की, जहां भारत और यूरोपीय संघ के बीच मुक्त व्यापार समझौते पर बातचीत इस समय अंतिम चरण में है, जहां यूरोपीय संघ भारत का सबसे बड़ा वस्तु व्यापार भागीदार है और इस समझौते से दोनों पक्षों के बीच व्यापार को नई ऊर्जा मिलने की भी उम्मीद है। आखिर क्यों है ये समझौता इतना अहम और खास, आपको दिखाते हैं इस रिपोर्ट के जरिए। विकास को परिभाषित करते हुए भारत ने वैश्विक मंच पर एक आत्मविश्वासी, सशक्त और आत्मनिर्भर होते देश के रूप में अमिट छाप छोड़ी है। आज भारत न केवल तेजी से उभरती हुई अर्थव्यवस्था है, बल्कि दुनिया के लिए विकास, सहयोग और स्थिरता का प्रतीक भी बन चुका है। तेजी से बदलते वैश्विक परिदृश्य में भारत ने न केवल खुद को स्थापित किया, साथ ही आर्थिक मोर्चे पर कीर्तिमानों की नई इबारत भी लिखी है। वर्ष 2026 में भारत और यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते को अंतिम रूप देने के करीब हैं, जिसे मदर ऑफ ऑल डील्स कहा जा रहा है। माना जा रहा है कि मंगलवार को नई दिल्ली में होने वाले भारत यूरोपीय संघ शिखर सम्मेलन के दौरान इसकी घोषणा की जा सकती है। इसके अलावा पेरू और चिली के साथ भी व्यापार समझौतों को लेकर बातचीत जारी है, जिससे देश विकसित भारत लक्ष्य की तरफ तेजी से बढ़ रहा है। वहीं वर्ष 2025 के 3 महत्वपूर्ण समझौतों की बात करें तो इनमें भारत न्यूजीलैंड FTA, भारत ओमान FTA और भारत UK FTA शामिल हैं। भारत और न्यूजीलैंड FTA पर बनी सहमति सबसे तेजी से संपन्न होते FTA समझौतों में शामिल हो गई है, जिससे न्यूजीलैंड में भारतीय निर्यात को बेहतर बाजार पहुंच और शुल्क वरीयताएं मिलेंगी। साथ ही ओशिनिया और प्रशांत द्वीप देशों के व्यापक बाजारों तक पहुंच का रास्ता भी खुलेगा। इसके जरिए भारत को कुशल कार्यबल के प्रमुख आपूर्तिकर्ता के रूप में उभरने का अवसर मिलेगा और आयुष सहित कई क्षेत्रों में भविष्य का सहयोग मजबूत होगा। इसके अलावा योग प्रशिक्षक, भारतीय शेफ, संगीत शिक्षक जैसी सेवाओं तथा IT, इंजीनियरिंग, स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा और निर्माण क्षेत्रों में सहयोग की संभावनाएं भी काफी बढ़ेंगी। वहीं बात भारत ओमान FTA की करें तो दोनों देशों के बीच प्रगाढ़ होते आर्थिक संबंध विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हुए नजर आएंगे। ओमान यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ओमान के सुल्तान हैतम बिन तारिक की उपस्थिति में व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता यानी CEPA पर हस्ताक्षर हुए। इस समझौते के तहत वस्त्र, खाद्य प्रसंस्करण, ऑटोमोबाइल, रत्न, आभूषण जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ेगा। कृषि, रसायन, नवीकरणीय ऊर्जा और ऑटो कंपोनेंट सहित भी अनेक अवसर मिलेंगे। समझौते से अलग अलग क्षेत्रों में और महत्वपूर्ण अवसरों का सृजन होगा। समझौते का उद्देश्य टैरिफ को काफी हद तक कम या खत्म करना है। व्यापार को आसान और निवेश प्रवाह को सुगम बनाएगा ये समझौता। समझौते के तहत दोनों देशों के बीच बढ़ेंगे व्यापार के अवसर
ओमान का किसी एक देश के साथ दूसरा और लगभग 20 सालों में पहला FTA। साथ ही GCC देशों में ओमान भारत का तीसरा सबसे बड़ा निर्यात गंतव्य भी है। इसके अलावा जुलाई 2025 में हुए ऐतिहासिक भारत UK FTA से भी भारतीय निर्यातकों, राज्यों और MSME के लिए नए अवसरों के द्वार तो खुलेंगे ही, साथ ही दोनों देशों के बीच आर्थिक साझेदारी का एक नया अध्याय शुरू होगा। क्या है इंडिया UK FTA? दोनों देश टैरिफ में बड़े पैमाने पर कटौती पर सहमत हुए हैं। भारत से ब्रिटेन को होने वाला 99% निर्यात शुल्क मुक्त होगा। दोनों देशों के बीच वार्षिक व्यापार को 2030 तक लगभग $120 बिलियन तक दोगुना करने का लक्ष्य है। अलग अलग राज्यों को मिलेगा कई क्षेत्रों में समझौते से बड़ा लाभ। MSME को वैश्विक मंच पर पहचान के साथ मिलेंगे नए अवसर। पिछले कुछ सालों में भारत ने PM मोदी की अगुवाई में कई अहम समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं, जो हमारे किसानों, व्यापारियों और निर्यातकों के लिए फायदेमंद साबित हो रहे हैं। इनमें भारत EFTA व्यापार एवं आर्थिक साझेदारी समझौता, जो कि स्विट्जरलैंड, नॉर्वे, आइसलैंड और लिंक्टेनस्टीन के साथ हुआ। साथ ही भारत संयुक्त अरब अमीरात समग्र आर्थिक साझेदारी समझौता, जो कि वर्ष 2022 में हुआ। वहीं भारत ऑस्ट्रेलिया आर्थिक सहयोग और व्यापार समझौता 2022 में हुआ और भारत मॉरिशस समग्र आर्थिक सहयोग और साझेदारी शामिल है। समझौतों का ये बढ़ता नेटवर्क भारत की दूरदर्शी व्यापार रणनीति को उजागर करता है, जो विविधीकरण, लचीलेपन और पारस्परिक रूप से लाभकारी विकास पर केंद्रित है। देश की अर्थव्यवस्था के साथ ही इन समझौतों से देश में रोजगार के अवसरों में भी वृद्धि होगी। विश्व की तीसरी आर्थिक महाशक्ति बनने के लिए अग्रसर भारत के बढ़ते कदम, बढ़ती GDP और अलग अलग देशों के साथ महत्वपूर्ण समझौते ये बताने के लिए काफी हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत अब सिर्फ उभरती नहीं, दुनिया को दिशा देने वाली अर्थव्यवस्था बन रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, TD न्यूज। तो भारत लगातार आगे बढ़ रहा है और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अगर हम देखें तो दुनिया के कई सारे देशों के साथ में भारत लगातार अपने समझौते पर हस्ताक्षर कर रहा है। इस कड़ी में कई सारे देश हैं और अब आगे आने वाले समय में EU के साथ भी ये समझौता पर हस्ताक्षर होने की बहुत जल्दी उम्मीद है, क्योंकि इसको लेकर के जो वार्ता है वो इस समय अंतिम चरण में है। हालांकि 16वां भारत EU शिखर सम्मेलन भी होने जा रहा है और इसमें भी कई सारे अहम मुद्दों को लेकर चर्चा की जाएगी। क्यों संध्या? बिल्कुल कृतिका, और इस जो प्रतीक्षारत लंबे समय से ये समझौता था वो अब अपनी पूर्णता की ओर है, अंतिम चरण में है और तमाम उम्मीदें भी है, न केवल भारत को बल्कि EU को भी भारत से। बिल्कुल, और इसी पर ताजा अपडेट ले लेते हैं संध्या। इस वक्त हमारे साथ में हमारे सहयोगी अखिलेश सुमन जुड़ गए हैं ताजा अपडेट के साथ। सीधा उनका रुख करते हैं। अखिलेश, भारत और EU के जो संबंध है, आपसी संबंध, वो और ज्यादा मजबूत और प्रगाढ़ होते हुए नजर आ रहे हैं और ऐसे में 16वां भारत EU शिखर सम्मेलन, आखिर ऐसे कौन कौन से मुद्दे होंगे जिन पर चर्चा होने की उम्मीद है इस शिखर सम्मेलन में? अखिलेश, देखिए, ये शिखर सम्मेलन काफी महत्वपूर्ण इस मामले में है कि अभी जो दुनिया में अनिश्चितता बनी हुई है, उस अनिश्चितता के बीच में आप देख रहे हैं कि ये जो पूरा मिडिल ईस्ट की जो सिचुएशन है, वो सिचुएशन काफी टकराव वाला बना हुआ है। डोनाल्ड ट्रंप का टैरिफ वार है, काफी टकराव वाला वाली स्थिति है। उसके अलावा रशिया यूक्रेन का मसला है, ये काफी टकराव की स्थिति है। तो ऐसे में भारत और EU जो है वो दुनिया के दो बड़े ध्रुव की तरह विकसित हो रहे हैं और ये जो एक महत्वपूर्ण बातचीत होगी ये दुनिया के बारे में कि ये दुनिया में जो स्थितियां हैं, ये राजनीतिक स्थितियां हैं, ये जो टकराव की स्थितियां हैं, उन स्थितियों को कैसे संतुलित किया जा सकता है, कैसे शांति की स्थापना की जा सकती है, यह एक महत्वपूर्ण मुद्दा होगा दोनों के बीच में बातचीत करने का, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ यूरोपियन के जो हाई डेलीगेशन है वो मिलेंगे। देखिए, दूसरी जो महत्वपूर्ण बात है जिसकी चारों तरफ चर्चा हो रही है कि वह चर्चा है FTA के बारे में कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर जो लंबे समय से तकरीबन 2 दशक से भारत और यूरोपीय संघ के बीच में बातचीत चल रही है मुक्त व्यापार समझौते को लागू करने के लिए, क्योंकि यूरोपीय यूनियन में कई देश हैं और सारे देशों को मिलाकर एक सहमति बनानी होती है, तो ये आम सहमति लगातार बन नहीं पा रही थी। लेकिन अब ऐसी स्थिति आई है कि सारे जो यूरोप के देश हैं उन सारे ने मिलकर अपनी सहमति दे दी है भारत के साथ मुक्त व्यापार समझौता को हस्ताक्षर करने के लिए। तो यह एक बहुत बड़ा मुद्दा है जो कि अंतिम चरण दिया जाएगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ जब शिखर वार्ता होगी। उसमें जो थोड़े से कुछ एक बिंदु है उन बिंदुओं पे हो जाएंगे और उसके बाद हस्ताक्षर हो जाएगा। तो ये एक महत्वपूर्ण बात है। दूसरी एक महत्वपूर्ण चर्चा होनी है जो है सिक्योरिटी के बारे में। तो सिक्योरिटी जो है
है वो एक महत्वपूर्ण मुद्दा है दुनिया में कि किस तरीके से जो सिक्योरिटी को बहाल किया जाए हर जगह पे। दुनिया आप देख रहे हैं कि हिंद महासागर से लेकर आर्कटिक तक सुरक्षा को स्थापित करने की बात है। न सिर्फ जो समुद्री लुटेरे हैं बल्कि देशों के बीच में भी कई जो ऐसी अड़चने हैं उन अड़चनों को के ध्यान में रखते हुए भी सुरक्षा को मजबूत करने की बात है, आपसी सहयोग को बढ़ाने की बात है। यह एक महत्वपूर्ण मुद्दा है दोनों देशों के बीच में, दोनों के बीच में, माफ कीजिएगा, भारत और यूरोपीय यूनियन के बीच में। तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, क्लाइमेट चेंज है, यह एक दोनों काफी महत्वपूर्ण मुद्दे हैं क्योंकि साइंस एंड टेक्नोलॉजी में भारत के पास भी अच्छा खासा स्किल्ड वर्क फोर्स है और साइंस एंड टेक्नोलॉजी में यूरोप के भी देश जो है वो काफी उन्नत है। तो ऐसे में दोनों किस तरीके से एक दूसरे को सहयोग कर सकते हैं, यह एक महत्वपूर्ण चर्चा होगी। एक महत्वपूर्ण चर्चा, जैसा कि मैंने बोला, क्लाइमेट चेंज को रोकने के लिए जो ग्रीन टेक्नोलॉजी है, यूरोप के पास ग्रीन टेक्नोलॉजी है, भारत कैसे उसमें सहयोग कर सकता है, भारत को कैसे वो सारी ग्रीन टेक्नोलॉजी मिल सकती है, इसमें भी चर्चा होगी। तो कह सकते हैं कि व्यापार से लेकर विज्ञान तक इस और सुरक्षा से लेकर शांति तक कैसे बहाल किया जा सकता है, इस बारे में भारत और यूरोपीय यूनियन के बीच में चर्चा होगी 27 जनवरी को, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ यूरोपीय यूनियन के पदाधिकारी मिलेंगे। जी बिल्कुल अखिलेश, इस वार्ता को लेकर के खासी उम्मीदें भी हैं। जब हम वसुधैव कुटुंबकम की बात करते हैं तो साझा समझौते बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाते हैं और एफटीए को लेकर के लगातार निगाहें हैं, लंबे समय से प्रतीक्षा की जा रही थी जो अब अंतिम चरण में भी है। न केवल आर्थिक तौर पर बल्कि अगर हम शिक्षा की बात करें, अगर हम संस्कृति की बात करें तो कैसे भारत और ईयू दोनों देश मिलकर के आगे बढ़ते हुए नजर आएंगे, कैसे द्वार खुलते हुए नजर आएंगे? देखिए, शिक्षा एक ऐसा महत्वपूर्ण कह सकते हैं कि आयाम है जिसकी भारत के लोगों को हर जगह तलाश रहती है। आधुनिक शिक्षा में भारत काफी आगे बढ़ा है और भारत और भी आगे बढ़ने का इच्छुक रहा है हमेशा। जो कहते हैं कि ज्ञान के लिए कहीं भी जा सकते हैं, ज्ञान लेना हो तो किसी भी से भी ले सकते हैं, तो ज्ञान लेने में भारत कभी कोताही नहीं बरतता। तो ऐसे में जो यूरोपीय यूनियन के अंदर जो ज्ञान है वो ज्ञान को भारत लेने के लिए जो माइग्रेशन एंड मोबिलिटी नाम का एक समझौता एफटीए के तहत शामिल होने की, उसके एक फ्रेमवर्क की घोषणा होने की संभावना है। और वो जो माइग्रेशन एंड मोबिलिटी है उसमें कि आप देखिए कि शिक्षा, जो भारत के छात्र वहाँ शिक्षा के लिए जा सकते हैं, वहाँ के भारत के छात्र वहाँ रिसर्च के लिए जा सकते हैं, इनोवेशन पे काम करने के लिए जा सकते हैं। और एक इससे जब स्थितियां बनती है तो इसमें रोजगार के भी अवसर बनते हैं। तो ये जो ज्ञान का है, ज्ञान का जो आदान प्रदान होगा, भारत में भी कई ऐसे ज्ञान के स्रोत हैं जिसमें कि यूरोप के लोग आकर यहाँ ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। जैसे हमारा आईआईटी है, आईआईएम है, उसके अलावा अभी हाल में नालंदा यूनिवर्सिटी में भी काफी ज्ञान के क्षेत्र में अपनी प्रयास कर रहा है कि भारत की जो संस्कृति है उससे दुनिया को अवगत कराया जाए। तो ये सारे ऐसे संस्थान हैं भारत में भी जहां यूरोप के छात्र आकर रिसर्च कर सकते हैं, डिग्रियां ले सकते हैं, ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। एक जो दूसरी महत्व है संस्कृति की। देखिए, संस्कृति एक ऐसा विषय है जिसके बारे में दुनिया को भारत में काफी रुचि रही है कि भारत की जो संस्कृति है, भारत की संस्कृति वसुधैव कुटुंबकम जैसा कि आपने कहा, उसके अलावा एक जो सर्वधर्म समभाव की बात है, उसके अलावा सहिष्णुता की बात है, विश्व बंधुत्व की बात है, कैसे एक दूसरे के विकास के साथ साथ टकराव को रोका जा सकता है। यह एक बहुत गूढ़ महत्वपूर्ण बात भारत ने जो दुनिया को हमेशा सिखाई है। हमने कभी आक्रमण नहीं किया। यह पूरा इतिहास, भारत के विकास का इतिहास बताता है कि भारत ने कभी अपनी तरफ से किसी पर आक्रमण नहीं किया। बिल्कुल। तो ये सारी चीजें हैं जो हमारे संस्कृति के बहुत ही महत्वपूर्ण स्तंभ है। उसके अलावा हमारा जो एक पूरा जो कह सकते हैं कि दुनिया के सभी धर्म के लोग भारत में आकर रहे और किसी पर कोई आक्रमण नहीं हुआ, हमने ऐसा सिखाया पूरी दुनिया को। तो हमारी संस्कृति के जो कई आयाम हैं, जो भारत के विभिन्न क्षेत्रों में, विभिन्न इलाकों में तरह तरह की सांस्कृतिक जो परंपराएं हैं, वो सांस्कृतिक परंपराएं भी जो दुनिया को कह सकते हैं कि एक अच्छा एक संबल प्रदान करती है ऐसे समय में जब दुनिया सिर्फ तकनीक की ओर देख रही है। तो ये सारी चीजें हैं जो हो सकता है कि भारत और यूरोप के बीच में जब मैत्री प्रगाढ़ होगी तो ये सारी चीजों का आदान प्रदान संभव है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया अखिलेश, तमाम जानकारी हमारे साथ
साथ साझा करने के लिए। तो इस समय हर किसी की नज़र एक तो सबसे पहले कल जो गणतंत्र दिवस का मौका है उस पर है, और उसके साथ ही FTA को लेकर के कि आखिर EU के साथ में, यूरोपीय संघ के साथ में FTA जब इस पर हस्ताक्षर होंगे तो किन किन चीज़ों का इसमें जिक्र होगा, किन किन चीज़ों पर सहमति बनेगी, हर किसी की नज़र संध्या इस वक्त बिल्कुल। और किस तरह से नीतियों को बनाया जाएगा, किस तरह से नीतियों को शिथिल किया जाएगा, देखना होगा। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, जल्द हाजिर होंगे। सब तो आ गए, रो क्यों रही है? सब तो आ गए, लेकिन स्वाद नहीं आया। अब आया असली स्वाद। हाँ, अब आया स्वाद। जब स्वाद के बड़े हो लाले तो MDH का चंकी चाट मसाला डालें। MDH का चंकी चाट मसाला। MDH। भारत का गणतंत्र अमर रहे और हम सब मिलकर 140 करोड़ भारतवासी देश के प्रति समर्पित भाव से सेवा करते रहे। जय हिंद। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। टिंग टिंग, अम्मा मैसेज मैसेज। मैं आपके मौसा के चाचा का नाती का पोता, शादी का कार्ड मैसेज में भेजा है, डाउनलोड करिए और आशीर्वाद दीजिए। मैं तो आपको जानती भी नहीं, फिर भी शादी का कार्ड खोलूं? मैं मूर्ख नहीं हूँ। क्या बात है अम्मा। UPI कहता है अगर कोई अनजान नंबर से फाइल या लिंक भेजे तो क्लिक मत करो और कहो मैं मूर्ख नहीं। जाइए आप भी किसी का टेस्ट लीजिए। ओ हरी भैया, अरे वाह, खेतों में कौन सी फसल लगाए हो? 12 महीने कमा कर दे ऐसी फसल। क्या? मैंने नया व्यवसाय शुरू किया है। उसके लिए पैसे? इसमें किसी निवेश की जरूरत ही नहीं। अच्छा मुखिया जी। अरे मुखिया जी नमस्ते। अरे हरी, कब आ रहे हो? आप बस चलिए, मैं पहुंचता हूं। अब मैं LIC एजेंट हूं। LIC एजेंट बनो, अब बड़ा सोचो। हमारी वेबसाइट पर जाएं या अपनी नजदीकी LIC शाखा से संपर्क करें। और ब्रेक के बाद नया सवेरा में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आइए खबरों में बढ़ते हैं आगे। आपको बता दें कि नई दिल्ली में आज चुनाव आयोग की ओर से 16वां राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाएगा। इस बार कार्यक्रम की थीम है मेरा भारत मेरा वोट, जिसकी टैगलाइन है भारतीय लोकतंत्र के केंद्र में नागरिक। जी हां, आपको बता दें कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू मुख्य बतौर अतिथि कार्यक्रम में शामिल होंगी। इस मौके पर 2 प्रकाशन भी लॉन्च किए जाएंगे। साल 2025 पहलों और अभिनवों का वर्ष, और दूसरा होगा चुनाव का पर्व बिहार का गर्व, जो बिहार में आम चुनावों के सफल आयोजन पर होने वाला प्रकाशन है। और इस मौके पर चुनाव आयोग के वैश्विक नेतृत्व को दर्शाने वाला एक वीडियो भी दिखाया जाएगा, और चुनाव के कई पहलुओं को इसमें प्रदर्शित करने वाली एक विशेष प्रदर्शनी भी लगेगी, जिसमें मतदाता सूची तैयार करना और चुनाव संचालन शामिल है। भारत निर्वाचन आयोग की स्थापना साल 1950 में हुई थी। लोकतंत्र को मजबूत करने और नागरिकों को मतदान के प्रति जागरूक करने के उद्देश्य से 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में मनाया जाता है। और क्या कुछ इस दिन खास रहता है, आपको दिखाते हैं इस रिपोर्ट के माध्यम से। राष्ट्रीय मतदाता दिवस भारत निर्वाचन आयोग द्वारा हर साल 25 जनवरी को आयोजित किया जाता है। इस बार 16वें राष्ट्रीय मतदाता दिवस के लिए मेरा भारत मेरा वोट थीम निर्धारित किया गया है। इस बार की टैगलाइन है भारतीय लोकतंत्र के केंद्र में भारतीय नागरिक। नई दिल्ली में आयोजित राष्ट्रीय समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में राष्ट्रपति देश के नागरिकों को संबोधित करेंगी। भारत निर्वाचन आयोग के पास वास्तविकता के विभिन्न चरणों में सुधार की कई योजनाएं हैं, जिसमें चुनावी प्रक्रियाओं में सूचना प्रौद्योगिकी और तकनीकी के बढ़ते उपयोग और मतदाताओं के कल्याण के लिए निरंतर कार्य किया जाता रहा है। The strengths of democracy, the challenges which the democracies face, and the methodologies to address these challenges. Pure electoral rolls containing names of all eligible electors as per law are the foundation of any democracy. The use of technology. Election management bodies would try and adopt latest technologies while ensuring the integrity of elections as mandated by law to facilitate the electors and proactively
counter misinformation. राष्ट्रीय मतदाता दिवस के अवसर पर विभिन्न क्षेत्रों में चुनाव संचालन में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए अधिकारियों और संस्थानों को राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं। साथ ही देश भर में मतदाता शपथ, मतदाता जागरूकता के लिए व्यापक प्रचार प्रसार, विभिन्न गतिविधियों और कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है। भारत निर्वाचन आयोग की स्थापना 25 जनवरी 1950 को हुई थी। भारत निर्वाचन आयोग की स्थापना दिवस की वर्षगांठ की स्मृति में ये दिन चुना गया और मतदाता दिवस मनाने की शुरुआत 2011 में हुई। ऋषि कुमार, डीडी न्यूज। और चलिए नया सवेरा में बढ़ते हैं आगे और अन्य तमाम खबरों का भी रुख कर लेते हैं, जहां गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह आज महाराष्ट्र के दौरे पर हैं। गृह मंत्री महाराष्ट्र के नांदेड़ में विभिन्न कार्यक्रमों में आज शिरकत करते हुए नजर आएंगे, तो वहीं अमित शाह सिख धर्म से संबंधित कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। वो आज नांदेड़ स्थित तख्त सचखंड श्री हजूर साहिब गुरुद्वारा में दर्शन करेंगे और इसके बाद गृह मंत्री हिंद दी चादर गुरु श्री तेग बहादुर जी के 350वें शहीदी समागम समारोह में भी शामिल होंगे। गुरु श्री तेग बहादुर जी की शहादत की स्मृति में महाराष्ट्र के नांदेड़ में 2 दिवसीय विशेष समागम आयोजित किया जा रहा है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सत्ता में आने के बाद लंबित परियोजनाओं के काम में तेजी लाने और उन्हें जल्द से जल्द पूरा करने के लिए प्रगति नाम से एक पहल की शुरुआत की थी। संध्या, बिल्कुल, और इसका मकसद जो था वो था प्रोजेक्ट्स में जो देरी होती है उनका पता लगाना और उनका समाधान निकालना। आपको ये भी बता दें कि इस पहल की 50 बैठकें हुई और 85 लाख करोड़ की 3300 से ज्यादा परियोजनाओं को जल्द से जल्द पूरा भी कर लिया गया। तो प्रगति की ये पहल कैसे कमाल कर रही है, इसी पर लगातार हम एक सीरीज चला रहे हैं जिसका नाम है प्रगति 850, विकास को गति। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में प्रगति प्लेटफॉर्म ने भारतीय रेलवे को ऐतिहासिक गति और सफलता दी है। 97 महत्वपूर्ण परियोजनाओं की प्रगति के तहत समीक्षा के बाद रेलवे में कई लंबित परियोजनाएं पूरी हुई हैं। जी हाँ, जिसमें अगर हम देखें तो वंदे भारत एक्सप्रेस, अमृत भारत ट्रेनें और हाई स्पीड रेल जैसी तमाम योजनाएं देश की विकास की दिशा में अहम कदम है। आइए आपको दिखाते हैं इसी पर आधारित हमारी ये खास रिपोर्ट। प्रगति यानी प्रोएक्टिव गवर्नेंस एंड टाइमली इम्प्लीमेंटेशन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बना वो मंच है जिसने वर्षों से अटकी बुनियादी ढांचा परियोजनाओं को निर्णायक गति दी है। प्रगति की नियमित और उच्च स्तरीय समीक्षा का सबसे बड़ा लाभ भारतीय रेलवे को मिला है। समयबद्ध निर्णय, केंद्र राज्य समन्वय और स्पष्ट जवाबदेही के चलते रेलवे की कई जटिल और लंबित परियोजनाएं अब जमीन पर आकार ले चुकी हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े हुए सभी परियोजनाओं को तेज गति से संपादित करने में प्रगति पोर्टल की महत्वपूर्ण भूमिका है और हम लोगों ने उसका लाभ उठाया है। हाल में इंफ्रास्ट्रक्चर के जो बड़े प्रोजेक्ट हम लोगों ने कंप्लीट किए हैं उसमें एक पंबन पुल भी है जिसके माध्यम से रामेश्वरम को एक बार पुनः देश की मुख्य जो रेल नेटवर्क है उससे जोड़ा गया है। आज भारतीय रेलवे सिर्फ एक परिवहन व्यवस्था नहीं बल्कि देश की आर्थिक रीढ़, सामाजिक एकता और विकास के सपनों का सेतु बन चुकी है।
प्रगति के तहत अब तक रेलवे की 97 अहम परियोजनाओं की प्रधानमंत्री स्वयं समीक्षा कर चुके हैं। इस मंच ने उन बाधाओं को दूर किया जो वर्षों से विकास की रफ्तार थामे हुए थी। ओडिशा का संबलपुर तालचेर डबलिंग प्रोजेक्ट पूरा हुआ। लंबे समय तक ये प्रोजेक्ट भूमि अधिग्रहण और वन मंजूरियों में उलझा रहा था। 2016 में निर्देशों के बाद 2023 में इस परियोजना को पूरा किया गया। पीएम के निर्देश के बाद 1997 से लंबे तसम का बोगी बिल रेल सह सड़क पुल भी पूरा हुआ। 2015 में पीएम ने जब निर्देश दिए तो 2018 तक ये परियोजना पूरी हुई। इसी तरह कश्मीर घाटी को देश से जोड़ने वाला उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक चेनाब और अंजी ब्रिज जैसी विश्व स्तरीय इंजीनियरिंग उपलब्धियों के साथ पूरा हो चुका है। मिजोरम की राजधानी आइजॉल रेल मानचित्र पर दर्ज हो गई है। पम्बन में भारत का पहला वर्टिकल लिफ्ट समुद्री पुल तैयार हो चुका है और मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल परियोजना 55% से अधिक पूरी हो चुकी है। अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत 1337 स्टेशनों का पुनर्विकास हो रहा है, जिनमें से 155 स्टेशन पहले ही आधुनिक स्वरूप में सामने आ चुके हैं। इसके साथ साथ यात्री सुविधाओं में भी ऐतिहासिक बदलाव दिख रहा है। वंदे भारत एक्सप्रेस, अमृत भारत ट्रेन, LHB कोच और कवच ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन सिस्टम रेलवे को तेज, सुरक्षित और आधुनिक बना रहे हैं। पीएम गति शक्ति योजना के तहत इसे पोर्ट, इंडस्ट्रियल कॉरिडोर और लॉजिस्टिक हब से जोड़ा जा रहा है। कुल मिलाकर प्रगति के प्रभावी मॉडल ने भारतीय रेलवे को सिर्फ गति नहीं दी, बल्कि उसे विकसित भारत की दिशा में एक शक्तिशाली इंजन बना दिया है, जहां रेलवे अब सिर्फ चलती नहीं, देश को आगे बढ़ाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज। और नया सवेरा का सफर आगे भी जारी रहेगा, लेकिन फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। जल्द हाजिर होंगे, आप बने रहिए DD न्यूज के साथ। MDH किचन किंग मसाले को किंग क्यों कहते हैं? अगर MDH का किचन किंग किचन में हो तो हम सब कुछ बना सकते हैं। बैंगन का भरता, आलू गोभी, भिंडी मसाला, मिक्स वेजिटेबल, मटर पनीर और भी बहुत कुछ। ये तो मैजिक है। बहुत बढ़िया। लाइक मैजिक। MDH। विभाग अनेक, कंप्लेंट बॉक्स 1। किसी भी सरकारी दफ्तर, विभाग या बैंक से जुड़ी शिकायत के लिए pgportal.gov.in पर जाएं, रजिस्टर करें, संबंधित विभाग चुनें, शिकायत दर्ज करें और ट्रैकिंग ID नोट करें। SMS या ईमेल पर एक्नॉलेजमेंट पाएं और शिकायत का जवाब सीधे मंत्रालय से प्राप्त करें। अब तक 1 करोड़ 12 लाख से अधिक भारतीयों ने भरोसा जताया। CP ग्राम्स, आपकी हर शिकायत का हल। अभी शिकायत दर्ज करें pgportal.gov.in। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। टिंग टिंग, अम्मा मैसेज। मैं आपके मौसा के चाचा का नाती का पोता, शादी का कार्ड मैसेज में भेजा है, डाउनलोड करिए और आशीर्वाद दीजिए। मैं तो आपको जानती भी नहीं, फिर भी शादी का कार्ड खोलूं? मैं मूर्ख नहीं हूँ। क्या बात है,
अम्मा, यूपीआई कहता है अगर कोई अनजान नंबर से फाइल या लिंक भेजे तो क्लिक मत करो और कहो मैं मूर्ख नहीं। जाइए आप भी किसी का टेस्ट लीजिए। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का नया सवेरा में। आगे बढ़ते हैं और अब बात करेंगे समाचार पत्रों में छपी प्रमुख और दिलचस्प खबरों की प्रेस रिपोर्ट के जरिए। और प्रेस रिपोर्ट के जरिए सबसे पहली और प्रमुख खबर आपको बताते हैं जो है इस बार के रिपब्लिक डे यानी गणतंत्र दिवस से जुड़ी हुई, जहां इस बार कर्तव्य पथ पर लेफ्टिनेंट व कैप्टन स्तर के अधिकारी कमान संभालते हुए नजर आएंगे, जो कि 65 की लड़ाई के नायकों की तीसरी चौथी पीढ़ी की परेड में नेतृत्व करते हुए नजर आएंगे। और दरअसल ये जो पीढ़ियां हैं वो लगातार सेना की गौरवशाली विरासत को आगे बढ़ा रही हैं। और इसमें अगर मुख्य नाम के तौर पर अगर हम देखें तो इसमें शामिल है कैप्टन समीरा, जो कि एक अभियान केंद्र के दल का नेतृत्व करेंगी, उनके साथ कदम ताल करेंगी। और इसको लेकर उन्होंने खुद कहा कि वो ऐसे समय पर खुद को गर्वान्वित महसूस कर रही हैं। इसके साथ ही अगले नंबर की अगर हम बात करें तो वो है कैप्टन आहान कुमार, जो कि प्रतिष्ठित 61 कैवलरी की टुकड़ी का नेतृत्व करते हुए नजर आएंगे और अपने घोड़े रणवीर पर वो सवार रहेंगे। और तीसरा नाम इसमें आता है लेफ्टिनेंट अमित चौधरी का, जो कि कर्तव्य पथ पर गणतंत्र दिवस परेड में मिश्रित स्काउट गाइड्स की टुकड़ी का नेतृत्व करेंगे। दरअसल ये वो लोग हैं जिनके दादा परदादा लगातार सेना से जुड़े रहे हैं और अपनी अहम भूमिका और जिम्मेदारियों का निर्वहन करते हुए नजर आए हैं और अब उसी गौरवशाली विरासत को ये नई पीढ़ी आगे बढ़ा रही है। और अगली खबर है यमुना जी से जुड़ी हुई। जी हां, यमुना को हिमाचल और उत्तराखंड के 3 बांधों से जल मिलेगा। जल मिलने से क्या होगा, तो आपको बताएं कि यमुना को स्वच्छ बनाने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं और इस प्रयास में ये बहुत ही अहम भूमिका निभाएंगे हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड। आपको बताएं कि यहाँ पर बांध जो बन रहे हैं, पहला बांध लखवार है और इसका जो पानी है यमुना को 104 क्यूसेक मिलने वाला है। इसकी कुल लागत भी इस खबर के माध्यम से बताई गई है। ये बांध की ऊंचाई कितनी होगी और इससे कितना, यानी कि आपको ये बताएं कि बिजली उत्पादन जो है वो 300 मेगावाट होगा। वहीं दूसरा बांध जो तैयार किया जा रहा है वो है रेणुका जी का, ये नदीगिरी का है और यमुना को इसमें पानी मिलेगा 152 क्यूसेक और इसका काम पूरा करने की समय सीमा है दिसंबर 2032 तक की। और तीसरा बांध किशाऊ, जिसका यमुना को मिलेगा 493 क्यूसेक पानी और ये कार्य पूरा करने की समय सीमा रखी गई है 2033 दिसंबर तक की। तो जब ये बांध तैयार हो जाएंगे और इसका पानी जब यमुना जी में पहुंचेगा तो यमुना स्वच्छ होगी, स्वस्थ होगी और आपको भी मिलेगा साफ पानी। और तो ये थी देश भर की खबरें, लेकिन इसके साथ ही अंतर्राष्ट्रीय स्तर की खबरों पर भी नजर डाल लेते हैं, जहां भारत से 25% जो अतिरिक्त टैरिफ है वो अब अमेरिका हटा सकता है। ऐसे संकेत अभी हाल ही में मिले हैं। दरअसल जो अमेरिका के वित्त मंत्री स्कॉट, उनकी तरफ से कहा गया कि भारत ने रूस से तेल खरीद बंद कर दी है और इसीलिए भारत पर टैरिफ नहीं लगाने के लिए यूरोप की आलोचना भी उन्होंने की और साथ ही कहा कि भारत से रिफाइंड उत्पाद खरीद कर अपने विरुद्ध युद्ध की फंडिंग वो कर रहे हैं। तमाम बातें उनकी तरफ से कही गई। उन्होंने सीधे तौर पर यूरोपियन यूनियन व भारत के बीच जो मुक्त व्यापार समझौते पर वार्ता का इस समय अंतिम पड़ाव है, उस पर पहुंचने की खबरों के बीच अमेरिका ने भारत पर लगाए गए 25% अतिरिक्त टैरिफ को हटाने के इस समय संकेत दिए हैं और कहा है कि रूस से तेल खरीदने के कारण भारत पर लगाए गए 25% टैरिफ को हटाने की गुंजाइश है। लेकिन इसके साथ ही अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कनाडा के प्रधानमंत्री को भी चेतावनी दी और कहा है कि अगर चीन का साथ देते हैं वो तो चीन उन्हें तबाह कर देगा। ये बात उनकी तरफ से कही गई है। अगली खबर जनसत्ता अखबार से है, जो कि एक रिपोर्ट के माध्यम से प्रकाशित की गई है। आपको ये भी बता दें कि भारत ने वर्ष 2024-25 के दौरान विभिन्न मामलों में वांछित 70 से ज्यादा भगोड़ों का विदेश में पता लगाया है। आज एक रिपोर्ट प्रकाशित की गई है और रिपोर्ट बता रही है कि अप्रैल 2024 से मार्च 2025 की अवधि के दौरान विदेशों में 74 अनुरोध पत्र भेजे गए, जिनमें से 54 सीबीआई मामलों से जुड़े हुए थे, जबकि 20 राज्य की कानून प्रवर्तन एजेंसियां और अन्य केंद्रीय एजेंसियों से जुड़े हुए थे। तो देशों द्वारा वांछित 203 भगोड़ों को भारत में पकड़ा गया और भगोड़ों की संख्या एक दशक की अगर हम बात करें तो अधिक समय में सबसे ज्यादा भारत में इस वक्त देखने को मिल रही है। भारत ने वांछित 70 से ज्यादा भगोड़ों का विदेश में पता लगाया है। तो ये थी आज की प्रमुख खबरें जिन्हें अखबारों में मुख्य तौर पर प्रकाशित किया गया है। बेहद दिलचस्प खबरें। और अब आगे बढ़ते हैं और अब देख लेते हैं दुनिया भर की कुछ खास और अहम खबरें। तो दुनिया भर की खास खबरों में हम बात करते हैं अमेरिका की सबसे पहले, जहां अमेरिका की मध्यस्थता में अबू धाबी में यूक्रेन
और रूस के बीच दूसरे दिन की वार्ता शनिवार को बिना किसी समझौते के ही खत्म हो गई। हालांकि दोनों पक्ष भविष्य में और बैठकें करने के लिए जरूर तैयार नजर आए। ये वार्ता रात भर के रूसी हवाई हमलों के बाद हुई, जिनमें कड़ाके की ठंड में 10 लाख से अधिक यूक्रेनियों के घर की बिजली भी चली गई थी। और वार्ता समाप्त होने के बाद यूक्रेनी राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने कहा कि चर्चा का मुख्य विषय संघर्ष समाप्त करने की संभावनाएं थी और सभी पक्ष अपने अपने देशों में बातचीत के बिंदुओं पर विचार कर आगे के कदम तय करेंगे। उन्होंने कहा कि अगली बैठक अगले हफ्ते हो सकती है। और अंतर्राष्ट्रीय खबरों में ही आइए अब नजर डाल लेते हैं कुछ और अंतर्राष्ट्रीय खबरों को फटाफट अंदाज के माध्यम से। जहां आपको बता दें कि सीरिया के शद्दादी जेल से करीब 200 इस्लामिक स्टेट से जुड़े संदिग्धों के फरार होने के बाद इराक ने सीरिया के साथ अपनी सीमा पर सुरक्षा सख्त कर दी है। इराक को आशंका है कि इससे आईएस दोबारा सक्रिय हो सकता है, इसलिए खुफिया और सैन्य कदम तेज किए गए। अल्बानिया में शनिवार को राजधानी तिराना में हजारों लोगों ने सरकार के खिलाफ उग्र प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने प्रधानमंत्री एडी रामा के कार्यालय वाले सरकारी भवन पर पेट्रोल बम फेंके और इस्तीफे की मांग की। इंडोनेशिया के पश्चिम जावा प्रांत में भूस्खलन में 10 लोगों की मौत हो गई, तो वहीं 80 लोग अभी भी लापता हैं। पुलिस ने बताया कि लापता लोगों की तलाश जारी है और बरामद शवों की पहचान भी की जा रही है। अमेरिका एक शक्तिशाली शीतकालीन तूफान की चपेट में है, जिससे हजारों हवाई उड़ानें रद्द कर दी गई हैं। साथ ही कई क्षेत्रों में सड़क और रेल यातायात भी बाधित है। उत्तर पश्चिमी टेक्सास और ओक्लाहोमा सिटी में भारी बर्फबारी हुई, जबकि बिजली कटौती से जनजीवन भी प्रभावित है। प्रशासन ने लोगों से अनावश्यक यात्रा से बचने, घरों में रहने और सुरक्षा के दिशा निर्देशों का पालन करने की अपील की है। तो ये थी अंतर्राष्ट्रीय जगत से जुड़ी हुई कुछ खास और महत्वपूर्ण खबरें। और अब देख लेते हैं खबरें खेल जगत से स्पोर्ट्स ट्रैक के जरिए, जहां आपको बता दें कि भारत और न्यूजीलैंड के बीच T20 सीरीज का तीसरा मैच आज गुवाहाटी में खेला जाएगा। बिल्कुल, भारतीय टीम सीरीज के पहले 2 मैच जीत चुकी है और 5 मैच की सीरीज में 2-0 से आगे भी है। अब देखना होगा कि तीसरे मैच में भारतीय टीम सीरीज अपने नाम कर लेती है या फिर न्यूजीलैंड पलटवार करने में कामयाब होती है। T20 सीरीज का तीसरा मैच गुवाहाटी में। भारत 5 मैच की सीरीज में 2-0 से आगे। भारत और न्यूजीलैंड के बीच खेली जा रही T20 सीरीज का तीसरा मैच गुवाहाटी में खेला जाएगा। सीरीज के पहले 2 मैच जीतने के बाद भारतीय टीम 5 मैच की सीरीज में 2-0 से आगे है। नागपुर में खेले गए पहले T20 में भारत ने न्यूजीलैंड को 48 रन से हराया था। पहले बल्लेबाजी करते हुए भारत ने 7 विकेट पर 238 रन का विशाल स्कोर खड़ा किया था। भारत के लिए अभिषेक शर्मा ने 35 गेंद में 84 रनों की शानदार पारी खेली थी। जवाब में न्यूजीलैंड की टीम 7 विकेट पर 190 रन ही बना सकी थी। इसके बाद दोनों टीम रायपुर में आमने सामने हुई। इस बार न्यूजीलैंड ने पहले बल्लेबाजी करते हुए भारत को 209 रन का लक्ष्य दिया था। एक वक्त भारतीय टीम ने 6 रन पर ही 2 विकेट गंवा दिए थे। हालांकि इसके बाद ईशान किशन और सूर्य कुमार यादव की विस्फोटक बल्लेबाजी ने कीवी टीम को एक बार फिर पस्त कर दिया। भारत ने 209 रन का लक्ष्य सिर्फ 15.2 ओवर में ही हासिल कर लिया। इसके साथ ही टीम इंडिया ने एक वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बना दिया। भारत ने सबसे तेज 200 या उससे ऊपर का टारगेट चेज करने का विश्व रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है। अब 2 में से 2 मैच जीतकर भारतीय टीम गुवाहाटी के मैदान पर न्यूजीलैंड से भिड़ने के लिए तैयार है। भारत मौजूदा T20 विश्व चैंपियन है। T20 विश्व कप से पहले ये भारत की आखिरी T20 सीरीज है। ऐसे में टीम इस सीरीज को जीतना तो चाहेगी ही, वहीं विश्व कप से पहले अपने सभी खिलाड़ियों को परखना और अहम खिलाड़ियों को आराम देना और विश्व कप से पहले तरोताजा रखना भी जरूरी है। पहले 2 मैचों में कुछ खास नहीं कर सके संजू सैमसन भी एक बड़ी पारी खेलना चाहेंगे। वहीं न्यूजीलैंड की टीम 2 मैच गंवाने के बाद पलटवार के लिए तैयार है। पिछले 1 साल में न्यूजीलैंड ने भारत को उसके ही घर में टेस्ट सीरीज में मात दी। इसके बाद पहली बार भारत में द्विपक्षीय वनडे सीरीज जीती। न्यूजीलैंड आज तक कभी भारत में द्विपक्षीय T20 सीरीज नहीं जीत पाया है। ऐसे में कीवी टीम
तीसरा मैच जीतकर सीरीज में वापसी करते हुए एक और उलटफेर करने की पूरी कोशिश करेगी। स्पोर्ट्स डेस्क, डीडी न्यूज। देश के किसानों से जुड़ी खबर की, जहां खेती में नई तकनीक और नवाचारों का योगदान लगातार बढ़ता जा रहा है और इस बदलाव में सबसे अहम भूमिका निभा रहा है एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, और सरकार भी इस तकनीक को लगातार बढ़ावा दे रही है। भारत सरकार के कृषि संबंधी समर्पित चैनल डीडी किसान के एआई एंकर एआई कृष और भूमि किसानों को महत्वपूर्ण जानकारियां दे रहे हैं और तेजी से लोकप्रिय भी हो रहे हैं। पेश है हमारे सहयोगी संवाददाता शमीम अख्तर की एक खास रिपोर्ट। ये हैं कृष और भूमि, किसानों के लिए समर्पित देश के इकलौते टीवी चैनल दूरदर्शन किसान द्वारा 26 मई 2024 को शुरू किए गए एआई एंकर। दोनों ही आजकल गांव-गांव में तेजी से लोकप्रिय हो रहे हैं। वजह है किसानों के काम आने वाली छोटी छोटी लेकिन बेहद उपयोगी जानकारियां, जो दोनों रोज देश भर के किसानों तक पहुंचाते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी किसान। मैं हूं एआई कृष। एआई कृष सिर्फ एक तकनीकी चेहरा नहीं है, बल्कि वो हमारे देश के किसान की अपनी ही झलक है। उसकी भारतीय वेशभूषा, साफ सुथरा पहनावा और शालीन अंदाज देखते ही अपनापन महसूस होता है। कृषि सीधे दिल तक पहुंचने वाले शालीन और सरल अंदाज में जानकारियां देते हैं, बिल्कुल उसी पहचान के साथ जिसके लिए दूरदर्शन हमेशा जाना जाता रहा है। इन्हीं की तरह है भूमि। मैं हूं आपकी एआई एंकर भूमि। रोज टीवी पर आती हैं और देश भर के किसानों को मौसम का हाल बताती हैं। भूमि की खास बात है उनका शांत, संतुलित और भरोसे से भरा हुआ अंदाज। बगैर किसी सनसनी या भय के भूमि मौसम की सटीक और तथ्यात्मक जानकारी प्रस्तुत करती हैं। 26 मई 2024 को भारतीयता को ध्यान में रखते हुए और एआई टेक्नोलॉजी को ध्यान में रखते हुए एआई कृष और एआई भूमि के नाम से 2 एंकर डीडी किसान में आए थे। खेती किसानी की बातें करनी हो, जिसमें कृषि सलाह विशेष रहा, जिससे किसानों को कई तरह से फायदे भी हुए। मौसम अलर्ट और मंडी खबर, उसमें इन लोग की विशेष योगदान होता है, क्योंकि इस कार्यक्रम के माध्यम से वे लोग मंडी में होने वाले किसी भी चीज़ों की पूर्ण जानकारी देते हैं, साथ ही मौसम में किसी बदलाव के प्रति हमें सचेत रखने का भी कार्य करते हैं, जिससे कृषकों को बेसिकली ज़्यादा फायदा होता है, क्योंकि इससे कृषक अपने खेती से जुड़े हुए विभिन्न मसलों पर विभिन्न जानकारियां प्राप्त करते हैं और उसके अकॉर्डिंग ही अपनी फसलों की तैयारी करते हैं। कृषि और भूमि का मिट्टी से गहरा लगाव भी है। कृषि अपने आप में कृषि से, किसान से और भारतीय परंपरा में कृष्ण से जुड़ाव रखता है। उसी प्रकार भूमि अपने आप में जीवन का गहरा अर्थ समेटे हुए है, मिट्टी से, मेहनत से और किसान के विश्वास से। कृषि और भूमि न केवल सूचना प्रसारण को अधिक प्रभावी बना रहे हैं, बल्कि लागत में भी उल्लेखनीय बचत कर रहे हैं। ये एंकर एक ही कंटेंट को एक साथ कई भाषाओं में रूपांतरित करने में सक्षम है। दूरदर्शन किसान पर एआई एंकर कृषि और भूमि सिर्फ तकनीक नहीं, बल्कि भरोसे की एक नई आवाज बनते जा रहे हैं। शमीम अख्तर, डीडी न्यूज, दिल्ली। तो किस तरीके से एआई एंकर इस समय खेती किसानी में अपनी भूमिका निभाते हुए इस वक्त संध्या नजर आ रहे हैं। और अब अपने दर्शकों को दिखाते हैं नया सवेरा में मौसम की खबर कि आखिर देश भर में अलग अलग जगह का क्या कुछ है मौसम का हाल, अधिकतम और न्यूनतम तापमान।
और नया सवेरा में अब वक्त हो चला है आप सभी से विदा लेने का, लेकिन जाने से पहले हम आपको दिखा रहे हैं कुछ खास झलकियां। जी हाँ, और आज की ये खास झलकियां हैं थाईपुसम उत्सव की। ये सुंदर तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। आप लीजिए इन सुंदर और खूबसूरत तस्वीरों का आनंद। और इसी के साथ मुझे, मेरी सहयोगी संध्या और हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।